सबसे पहले देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सिलक्यारा टनल जो सुरंग थी उस पर काम शुरू हो गया है। दुर्घटना के 38 दिन के बाद अब उस पर जाकर काम शुरू किया गया है और सुरंग के टेल पॉइंट बड़कोट से शुरू किया गया है काम। बड़कोट साइड से 480 किलोमीटर बननी है बाकी की सुरंग। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद सिलक्यारा साइड से भी शुरू किया जाएगा काम। सिलक्यारा पॉइंट पर दुर्घटना हुई थी, टनल में फंसे हुए थे 41 श्रमिक। ये एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुनील और प्रभात फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, सिलक्यारा टनल पर फिर से काम शुरू हो गया है साइट पर, क्या क्या एहतियात अब बरतने होंगे, क्या क्या चीजें पहले से अलग रखी जाएंगी ताकि दोबारा दुर्घटना ना हो? देखिए, जो सिलक्यारा मोटा टनल है, करीब 4.5 किलोमीटर लंबी ये टनल थी। 12 नवंबर को इस टनल के सिलक्यारा वाला पॉइंट पे जो स्टार्टिंग पॉइंट था उस पे हादसा हो गया था, जिसमें 40 मजदूर इसमें फंस गए थे। इसके बाद से जो इसका टेल पॉइंट है बड़कोट की साइड में, उस टेल पॉइंट पर भी काम बंद हो गया था। यहाँ से करीब 480 मीटर सुरंग खोदी जाने अभी बाकी है। 38 दिन बाद इस सुरंग का काम एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है टेल पॉइंट से, क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पर दुर्घटना हुई है उस पोर्शन की अभी जांच चल रही है कि जो कैविटी वहां पर बनी है, जो लैंडस्लाइड टनल के अंदर हुआ है, उसको फिर से रिस्टोर कैसे किया जाए। ये बड़ा टेक्निकल जटिल मामला है। इसके लिए जांच कमेटी बकायदा बनाई गई है। जांच कमेटी जब अपनी रिपोर्ट वहां पर देगी तो उसके बाद से स्टार्टिंग पॉइंट से भी काम शुरू होगा। लेकिन फिलहाल ये राहत की बात है कि जो टेल पॉइंट है उस पर काम शुरू हो चुका है। यहाँ से करीब 480 मीटर सुरंग बनाई जानी शेष है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए आपका। उत्तरकाशी में यमुना घाटी और गंगा घाटी के जंगलों में इस समय भीषण आग लगी हुई है। आग इतनी ज्यादा लगी है कि चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठ रहा है। रात भर कई क्षेत्र में जंगल धू धू कर जलते रहे। आपको ये भी बताते चलें कि उत्तरकाशी के मुखेम रेंज, डुंडा रेंज और यमुना घाटी के अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल धू धू कर जल रहे हैं, जिससे लाखों की वन संपदा नष्ट हो रही है। साथ ही वन्य जीवों को भी खतरा पैदा हो गया है। वहीं स्थानीय लोगों का ये कहना है कि वन विभाग को जंगलों में लगी आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण करना चाहिए। और लगता है अधिकतर हमने ये देखा कि शीतकाल में ही लोग उसमें आग लगाते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो मैंने बताया आपको जैसे घास का है, दूसरा है जानवर पानी पीने के लिए नीचे आते हैं और वो जो है उनके पैरों से जो पत्थर गिरते हैं वो आपस में टकरा करके उसमें जो है आग का जो है लगना प्रारंभ हो। बलबीर परमार फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उत्तरकाशी संवाददाता बलबीर, आग बुझाने की मशक्कत लगातार विभाग की टीम कर रही है, किस तरह से कोशिशें जारी है और अभी क्या ताजा अपडेट खबर को लेकर? बिल्कुल, जो जनपद उत्तरकाशी के जो जंगल है वो पिछले 3 दिनों से आग लगी हुई है और खासकर जो डुंडा रेंज है, मुखेम रेंज है और जो यमुना जो वन प्रभाग पड़ता है, अपर वन प्रभाग, वहां पे भी आग लगी हुई है। तो लगातार जो आग है वो अपना विकराल रूप लिए हुए है। हालांकि जो वन विभाग की जो टीमें हैं वो आग बुझाने पे लगी हुई है, पर जिस तरह से आग फैली है और शुरुआती दौर में जिस तरह से वन विभाग का ढीला रवैया रहा, उसके बाद आग बेकाबू हो गई और पूरे जनपद में इसमें धुंध छाई हुई है। जो धुआं के गुबार जो उड़ रहे हैं उसके चलते पूरे जनपद में जो धुआं है वो देखा जा सकता है। और कह सकते हैं कि सर्दियों में अमूमन आग लगती नहीं है, पर जिस तरह से मौसम बारिश नहीं हुई है, उसके बाद हमने पिछले सीजन में भी देखा था कि जंगल सर्दियों में जले थे और जो वन विभाग होता है उनकी फायर सीजन में ही तैयारी की रहती है। तो अब पिछले 2-3 सालों की हम बात करें तो जिस तरह से आग लग रही है खासकर सर्दियों के मौसम में, और जो वन संपदा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा जो जंगली जीव जो रहते हैं जंगलों में उनको भी खासा नुकसान पहुंचा है। और आग की तस्वीरें बताती है कि किस तरह से विकराल रूप आग ने धारण किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं सर्दियों को लेकर भी अब वन विभाग को प्लान बनाना चाहिए। जिस तरह से मौसम में चेंज आया है और बारिश नहीं हो रही है, जो आग अप्रैल मई जून में देखने को मिलती थी वो अब नवंबर दिसंबर जैसे माह में देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो वेस्ट जो कीमती जो वन संपदा है वो लगातार जल रही है और जो जंगली जानवर है उन पर भी संकट गहराया हुआ है। जी बिल्कुल, तो जंगल में जो भीषण आग लगी हुई है उसके चलते ये परेशानी आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका बलबीर।
पिथौरागढ़ के पंचाचूली क्षेत्र में शिकारी सक्रिय हो गए हैं और इस इलाके में कुछ दिनों से लगातार आग लग रही है। दरअसल ये पंचाचूली उच्च हिमालय इलाकों में मौजूद है, जहां पर दुर्लभ वन्य जीव रहते हैं, लेकिन इन दिनों ज्यादा ठंड होने पर ये दुर्लभ वन्य जीव निचले इलाकों की ओर आने लगते हैं। ऐसे में शिकारी आग लगाकर इन्हें मारने की फिराक में रहते हैं। आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने के बाद वन विभाग भी एक्टिव हो गया है। विजय वर्धन उप्रेती हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। विजय वर्धन उप्रेती से जानकारी लेते हैं, किस तरह से हम कह सकते हैं कि विभाग कोशिशें कर रहा है आग को बुझाने की, क्योंकि पंचाचूली जो क्षेत्र है यहाँ पर भी परेशानियां लोगों को आती है, साथ ही शिकारी भी यहाँ पर सक्रिय हैं। विजय, मैं आपको बताऊं, ये एक ऐसा इलाका है तकरीबन 12,000 फीट से ऊंचाई वाले इलाकों में ये इलाका आता है और इन दिनों यहाँ पर काफी ठंड पड़ी है, बर्फबारी की घटनाएं भी हो रही है, जिससे खासकर जो दुर्लभ वन्य जीव हैं, चाहे उसमें हिमालय भालू हो या स्नो लेपर्ड हो, इसके अलावा कस्तूरी मृग हैं, वो अब खुद को सुरक्षित करने के लिए निचले स्थानों पे आते हैं। ऐसे में शिकारी उनके फिराक में रहते हैं कि किसी तरीके से जब वो निचले इलाके की ओर आए तो आग लगा के उनको एक दायरे में कैद कर ले और उनका शिकार कर ले। तो 2-4 दिन से ये घटनाएं यहाँ पर लगातार हो रही हैं, जिसको देखते हुए वन विभाग भी एक्टिव है और उन्होंने अपनी टीम भी वहां पर भेजी है, लेकिन इलाका काफी दुर्गम है, काफी कठिन है, इसलिए वन विभाग को भी खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय वर्धन उप्रेती तमाम जानकारी के लिए। नैनीताल के भीमताल ब्लॉक में आदमखोर बाघ का आतंक देखने को मिला और पिछले 15 दिनों में बाघ के हमले से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक्शन नहीं हुआ तो मेरी लड़की दे दीजिए, मैं अपनी जमीन जायदाद पूरी सरकार के नाम कर देता हूँ। एक लड़की मैंने कैसे पाली होगी, कितना दर्द हो रहा होगा मेरे को। मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे वो जमीन जायदाद से, मैं क्या करूँ, मैं क्यों इन भैंसों से करूँ। आपके यहाँ कल मेरी गाय बच्चे आ जाएंगी, आप पालोगे। तो सुना आपने उस पिता का दर्द और गुस्सा, जिसने अपनी 20 साल की बेटी को बाघ के हमले में खो दिया। कल घर के पास खेत में बाघ के हमले में निकिता की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश है। गांव के लोग वन विभाग से आदमखोर को मारने की मांग कर रहे हैं। किसी प्रशासन को उठाने नहीं देता हूँ, मेरे हाथ जोड़े हुए हैं। मैं एक मिनट भी कहीं तक प्रशासन से कहता हूँ कि मेरी लड़की मर गई है, मैं यहीं पे दफन कर लूंगा, मैं आगे नहीं भेजना चाहता हूँ। जब तक बाघ नहीं मारा जाएगा हम जो है लड़की को नहीं उठाने देते। बस मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, आप जनता जाइए, मेरे को खाए या मरूं मैं, हमको देखने वाला है, कदरे में कोई नहीं है, आज तक फायदा ही नहीं हुआ। ना बिल्कुल नहीं, यहाँ से लाश नहीं उठेगी, किसी भी कीमत पर नहीं उठेगी। हम जो तन से हम झेल रहे हैं, तुम झेल के दिखाओ ना, जो बड़े बड़े ऑफिसर झेल के दिखाए ना। ये पहला हमला नहीं, बल्कि इससे पहले भी लगभग 15 दिन पहले भीमताल ब्लॉक के मलवा ताल के पिंडरों में भी बाघ के हमले में 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। हालांकि वन विभाग ने बाघ को मारने के आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए इस आदेश पर रोक लगा दी। वहीं अब वन विभाग के सामने समस्या है कि वो करे तो क्या करे। अभी हम मौके पे नहीं जा पा रहे हैं, अभी हम लोगों के बीच में ही थोड़ी देर में अभी हम वहाँ जा करके वहाँ पे जो भी हमें लीड्स मिलेंगी, जैसे वन्य जीव के बाल और उसके जो हमारे पग मार्क्स हैं, उसको हम सबसे पहले तलाशते हैं ताकि उसकी पहचान सुनिश्चित की जा सके और उसके बाद वहाँ पे कैमरा ट्रैप लगाएंगे। कहीं न कहीं ये भी सच्चाई है कि इंसानी जान से ज्यादा बाघों की जान की कीमत है। ऐसे में कब तक पहाड़ के लोगों की जान जाती रहेगी, इस पर सरकार को सोचना होगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र भट्ट की रिपोर्ट। 22 दिसंबर को धावी सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और इस कैबिनेट मीटिंग को लेकर बड़ी चर्चा की बात यह है कि विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाने को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण का मामला अभी भी अटका हुआ है, लिहाजा माना यह जा रहा है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल को विशेष सत्र में लाया जा सकता है और इसलिए संभव है कि स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। इसके अलावा कैबिनेट में इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से
राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर सेशन बुलाने पर ही फैसला हो सकता है। बहुत से हमारे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग इस कैबिनेट में निर्णय लेने वाले हैं। अनेकों विषय रहते हैं और निश्चित रूप से हम लोग जिस प्रकार से हमारी प्रदेश और प्रदेश सरकार की जो योजना है, कैसे हम ज्यादा जनता को उसका लाभ दे सकें, और लगातार बैठकों हम लोग करते हैं। और अब बात करते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह पर ठंड ने सब कुछ जमा दिया है। मैदानी जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। देहरादून में मंगलवार को सामान्य से 2 डिग्री कम रहा तापमान। राजधानी में कल 5 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा। वहीं पंतनगर, मुक्तेश्वर, टिहरी में भी 3 से 5 डिग्री तापमान रहा। और साथ ही मौसम विभाग की तरफ से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में 3000 मीटर से ऊपर बर्फबारी के अनुमान के साथ 23 दिसंबर से बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। क्रिसमस से पहले पहाड़ों में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में गढ़वाल मंडल विकास निगम के सभी होटल फुल हो चुके हैं। क्रिसमस को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम की विशेष तैयारी भी चल रही है। हालांकि बंद रोपवे का असर पर्यटकों की संख्या पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बर्फबारी के बाद औली घूमने वालों की संख्या में अचानक वृद्धि हुई। 22 से लेकर 24 दिसंबर तक पहाड़ों में एक बार फिर से बर्फबारी का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। साइड फॉर देखिए, इससे पहले जो दिसंबर महीना शुरू हुआ था तो बर्फबारी नहीं थी, तो कुछ बुकिंग कुछ भी नहीं थी, इंक्वायरी भी नहीं थी। लेकिन जो पिछले हफ्ते जो बर्फबारी हुई उससे काफ़ी इंक्वायरी भी आई। और जो अभी लेटेस्ट 23-24 वाला वीकेंड आने वाला है उसमें औली तो मुझे लग रहा है लगभग फुल हो रहा है, लेकिन जोशीमठ भी 50% तक बुकिंग आ चुकी है और इंक्वायरी कंटिन्यू चल रही है अभी। महानगरों की चकाचौंध से दूर शांत वातावरण में हजारों पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंचने जा रहे हैं, जिसके लिए रामनगर में कॉर्बेट पार्क और यहां के रिजॉर्ट एडवांस में ही फुल हो चुके हैं। नए साल का स्वागत हो या फिर क्रिसमस का त्योहार ही क्यों न हो, इसके लिए रामनगर पर्यटकों के बीच बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में मशहूर है और प्रकृति की गोद में लोग इन त्योहारों को मनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसे में यहाँ के सभी रिजॉर्ट अभी से ही इन त्योहारों के लिए एडवांस में बुक हो चुके हैं। 22 से 31 के बीच में हर साल का ही रहता है। क्रिसमस की बुकिंग है काफ़ी फुल रहती है क्रिसमस के टाइम में 25 और क्योंकि 2 बड़े दिन होते हैं और यही 31 और 30 और 31 का आप कहते हैं तो वो भी मतलब फुल है और काफ़ी अच्छी जिप्सी सफारी की बुकिंग भी है और रिजॉर्टों में भी काफ़ी अच्छी भीड़ भाड़ है और दिखने को मिलेगी। हमारा तो रिजॉर्ट जो है पहले ही एडवांस में बुक हो चुका है क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए। बाकी कॉर्बेट में इस बार बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है, ऑलमोस्ट सभी रिजॉर्ट्स पैक होने जा रहे हैं और हम लोगों के ऑनलाइंस भी काफ़ी हो गई हैं और ऑफलाइन भी हमारी काफ़ी होकर के अब हम लोगों के पास बुकिंग्स के लिए अब कोई और रूम्स बचे नहीं हैं। इन त्योहारों के लिए टूरिस्ट के बीच कॉर्बेट में बुकिंग को लेकर भी होड़ मची है। कॉर्बेट की डे सफारी हो या फिर नाइट स्टे, सभी इन त्योहारों के लिए फुल हो चुके हैं। अभी हमारा जो भी सफारी बुकिंग्स है वो सारे बुकड हुए हैं। कमरे तो वैसे ही बुकड थे पहले से और सारे सफारी जोन्स भी बुकड हैं। तो इसको देखते हुए ऑलरेडी हमारा एक्स्ट्रा स्टाफ को वहाँ पे तैनात कर दिया है जहाँ पे हमारा टूरिज्म पीक होता है, तो वहाँ पे और एक्स्ट्रा गार्ड्स भी लगा दिए हैं इनकी सुरक्षा के लिए। नए साल और क्रिसमस को प्रकृति के बीच वन्य जीवों के दीदार के साथ कौन नहीं मनाना चाहेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर्यटकों के साथ ही पर्यटन कारोबारियों के चेहरे में रौनक देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को हाईकोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने हल्द्वानी में आवारा जानवरों से निजात नहीं दिलाने के मामले में 3 जनवरी को कोर्ट में कुमाऊं कमिश्नर को पेश होने के लिए कहा है। यह आदेश कोर्ट ने हल्द्वानी के अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी की याचिका पर दिया है। हालांकि कोर्ट में नगर आयुक्त पेश हुए और बताया कि 5 से 6 आवारा जानवरों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन निगम के पास इनको रखने की जगह नहीं है और गौशाला में भी जगह नहीं है। कुमाऊं के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम का विकास सरकार मास्टर प्लान के तहत कर रही है। लाइटनिंग समेत दूसरी सुविधाओं के लिए 5 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है और जल्द ही धाम की तस्वीर बदली नजर आएगी। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और पीएम मोदी ने जब से जागेश्वर धाम के दर्शन किए तब से लगातार देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी जागेश्वर धाम का रुख कर रहे हैं, जिससे मंदिर समिति की आय बढ़ रही है। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान का कार्य तेज गति से चल रहा है। पहले चरण में मंदिर परिसर में लाइटिंग का काम होना है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही पहले चरण का कार्य शुरू होने की संभावना है और उसके बाद ये कार्य अलग अलग फेज में होना है। जागेश्वर धाम के मास्टर प्लान का काम पर्यटन विभाग की देखरेख में हो रहा है। पहले चरण में लाइटिंग समेत दूसरी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार से बजट जारी हो चुका है और जल्दी ही धाम के आसपास बेहतर सुविधाएं होने की उम्मीद है। मास्टर प्लान जागेश्वर के क्षेत्र में इसमें पहले चरण में लाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। उसका शासन से धनराशि लगभग 5 करोड़ की रिलीज हो गई है और इसमें एक पीआईयू का गठन किया गया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी का काम दिया गया है। आने वाले समय में आपको जागेश्वर धाम में कई सुविधाएं मिलेंगी। वहीं मानसखंड सर्किट में भी जागेश्वर धाम मुख्य मंदिरों में से एक है, लिहाजा जल्द ही जागेश्वर धाम की तस्वीर बदली हुई नजर आएगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में ट्रैफिक नियमों का दुरुपयोग करने वालों की गाड़ियों का आम जनता भी चालान करवा सकती है। स्थानीय लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का एक फोटो के जरिए ट्रैफिक आई ऐप पर शिकायत कर चालान करवा सकती है। इस साल उत्तराखंड की जनता ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रखी 50,000 से ज्यादा गाड़ियों की शिकायत इस ऐप में की, जिससे 17,000 से ज्यादा चालान से ट्रैफिक पुलिस को 26 लाख रुपए की इनकम हुई। वहीं पिछले 3 साल में पुलिस ने जनता के माध्यम से 62 लाख रुपए का चालान काटा है। एक ऐप है, तो उसके थ्रू आप अगर सड़क में आप स्वयं अगर देखते हैं कि कोई बेतरतीब गाड़ी है, नो पार्किंग है, किसी की अगर नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, कोई तेज वाहन तेज गति से चला रहा हो, तो आप उसकी फोटो खींच के जो है उस ऐप पे डाउनलोड कर देंगे तो वो हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आती है। तो इस साल 2023 में 50,000 से ज्यादा जो है हमारे पास शिकायतें जो है आई है ट्रैफिक आई ऐप पे। धर्मनगरी में कई पुरानी इमारतें इस शहर की पौराणिकता को बयां करती है। यहाँ पर कई ऐसी ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग है जो आज भी हरिद्वार की पहचान बनी हुई है। इनमें से एक हरिद्वार कोतवाली की इमारत भी है जो करीब 125 साल पुरानी है। हरिद्वार नगर कोतवाली की बिल्डिंग प्रदेश के सबसे पुराने पुलिस थानों में से एक है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने यहाँ कोतवाली बनाई थी और तब से यहीं से हरिद्वार की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा रहा है। हरिद्वार कोतवाली की इमारत की बनावट काफी खास है। 30 कमरों वाली इमारत अंदर और बाहर से आलीशान नजर आती है। बिल्डिंग की बनावट बहुत बढ़िया है, मजबूत बनी हुई है। इसके निशान तो यही है कि ये इसकी जितनी भी लिस्सी है या प्लास्टर है वो सब चूने से है, सुर्खी से है। उस समय सीमेंट नहीं होता था जबकि ये बनी हुई है, अंग्रेजों के समय में बनी है। हाथों के साँचों से बनी ईंटें और चूने की चिनाई से बिल्डिंग तैयार की गई है, लेकिन समय के साथ ही इमारत के कई हिस्से जर्जर हो रहे हैं। इसीलिए हरिद्वार पुलिस ने बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में संरक्षित करना शुरू कर दिया है। बनी थी कि इस पूरी बिल्डिंग को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर आगे विकसित किया जाएगा। इसी संबंध में कुछ जो भोजनालय है या ऊपर शेड का जो कार्य है वो अभी प्रभारी निरीक्षक द्वारा इसमें कराया गया है
उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया में इस पूरी बिल्डिंग को नए सिरे से नए फसाड के साथ डेवलप करने का प्लान है। ब्रिटिश कालीन ये इमारत 1 सदी से ज्यादा के कालखंड से कई घटनाओं की साक्षी है। गुलामी से आजादी का प्रशासन, शहीदों की शहादत और कुंभ मेले जैसे कई बड़े धार्मिक आयोजनों की साक्षी हरिद्वार कोतवाली की इमारत को आज धरोहर के रूप में सहेजने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।